आप सभी का एक बार पुनः आयुष ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में देखा था। आज हम लोग मिस्र की सभ्यता के बारे में देखेंगे, जो इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक अपने विकसित अवस्था में मानी जाती थी। मिस्र की सभ्यता के बारे में हेरोडोटस ने कहा है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। पेरी के अनुसार पृथ्वी पर मिस्र में सर्वप्रथम मानव सभ्यता का विकास हुआ और वहाँ से दुनिया के अन्य लोगों ने सभ्यता सीखी। विल्ड्यूरेट्स ने मिस्र को नदी घाटियों की सभ्यता का पालना कहा है। नील नदी इथियोपिया के युगांडा पर्वत से निकलती है। भूमध्य सागर में 6690 किलोमीटर की दूरी तय करके गिरती है। इसे विश्व की सबसे लंबी नदी होने का गौरव प्राप्त है। परीक्षा में प्रश्न आ रहा है 1 नंबर का कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह नील नदी है, जिसकी लंबाई जो 6690 किलोमीटर है और जो भूमध्य सागर में गिरती है। टालमी ने युगांडा पर्वत को चांद का पर्वत कहा है। स्टैनले ने स्थानीय भाषा में स्वेजोरी अर्थात वर्षा कराने वाला पर्वत की संज्ञा प्रदान की है। किसे? युगांडा पर्वत को। युगांडा पर्वत वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, इस कारण वहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। नील नदी की उत्पत्ति 3 झीलों के द्वारा हुई है, विक्टोरिया झील, अल्बर्ट झील और एडवर्ड झील। इन तीनों झीलों से नील नदी की उत्पत्ति हुई है। हेजमुन ने मिस्र को नील नदी की पुत्री कहा है। ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हेजमुन जो इतिहासकार हैं, उन्होंने मिस्र को नील नदी का पुत्री कहा है। सरदेसाई ने नील नदी को मिस्र का भेंट उपहार कहा है। प्राचीन मिस्रवासी नील नदी को हापी तथा इसके उद्गम स्थल को नूबिया कहते थे। परीक्षा में प्रश्न आ रहा है, विशेषकर बड़ी परीक्षाओं में, कि प्राचीन मिस्रवासी नील नदी को क्या कहते थे? हाफी कहते थे तथा इसके उद्गम स्थल को नूबिया कहते थे। मिस्र की प्राचीन राजधानी मेम्फिस थी। ये भी प्रश्न आ रहा है कि मिस्र की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो मिस्र की प्राचीन राजधानी मेम्फिस थी। कायरा और सिकंदरिया इसके प्रमुख नगर थे। मिस्र के इतिहास का विभाजन को हम अपनी सुविधा के लिए 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो मिस्र का इतिहास के विभाजन 4 भागों में किया गया था कि पिरामिड युग, सामंत युग, साम्राज्यवादी युग और नवीन साम्राज्यवादी युग। पिरामिड युग जो है 3400 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व इस पृथ्वी पर इतिहासकारों के अनुसार पाया जाता था। सामंत युग 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। साम्राज्यवादी युग जो है 1800 ईसा पूर्व से 1090 ईसा पूर्व। और नवीन साम्राज्यवादी युग जो है 1090 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्राचीन मिस्र में 30 राजवंशों ने शासन किया था। अब हम लोग पिरामिड युग के बारे में पढ़ेंगे। पिरामिड युग जो है 3400 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। मिनीज ने 3400 ईसा पूर्व में मिस्र में राजतंत्र की स्थापना किया था। मेम्फिस को अपनी राजधानी बनाया। मिस्र के प्राचीन शासकों को फेराहो कहा जाता था। फेराहो अर्थात राजा, यानी कि राजा को मिस्र में क्या कहा जाता है? फेराहो कहा जाता था। मिस्र में फेराहो का शाब्दिक अर्थ सबसे बड़ा भवन जहाँ परमात्मा रहते हैं। विद्वानों के अनुसार मिस्र की सभ्यता 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व पुरानी है। मिस्र की सभ्यता में नेपोलियन के मिस्र अभियानों का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम डॉक्टर टॉमस यंग ने मिस्र के अभिलेखों को खोजा था। यह प्रश्न परीक्षा में आ रहा है कि सबसे पहले मिस्र के अभिलेखों को किसने खोजा था, तो डॉक्टर टॉमस यंग ने खोजा था, जिसे टालमी और क्लियोपेट्रा ने अंकित करवाया था। मिस्र की
लिपि चित्रलिपि थी। मिस्र की जो लिपि थी चित्रात्मक लिपि थी। शाम्पोले ने सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में मिस्र की चित्राक्षरा लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, जो नेपोलियन के साथ मिस्र आया था। शाम्पोले ने मिस्र अभिलेखों में चित्राक्षरा लेखाओं को कारतूस नाम दिया है। प्राचीन भारतीयों की तरह मिस्रवासियों को भी इतिहास लेखन में रुचि नहीं थी, परंतु जब मिस्र पर यूनानी आधिपत्य स्थापित हुआ तो राजा टालमी फिलाडेल्फिया प्रथम ने सेवेनाइटोज के निवासी मनेथो नामक पुजारी को मिस्र के अभिलेखों को संग्रहित, व्यवस्थित और अनुनादित करने का कार्य सौंपा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। राजा टालमी फिलाडेल्फिया प्रथम ने सेवेनाइटोज के निवासी मनेथो नामक पुजारी को प्राचीन मिस्र अभिलेखों को संग्रहित, व्यवस्थित और अनुनादित करने का कार्य सौंपा। मनेथो इस कार्य का मिस्र के इतिहास में वही योगदान है जो बोरोसस का बेबीलोनिया के इतिहास में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनेथो ने मिस्र के इतिहास का संकलन किया और बोरोसस ने बेबीलोनिया के इतिहास का संकलन किया। यदि हम मिस्र का भारत के केरल राज्य से तुलना करें तो पाएंगे कि मिस्र केरल राज्य के बराबर है, जो प्राचीन काल से केरल के समान कृषि प्रधान देश रहा है। मनेथो ने मिस्र के प्राचीन राजवंशों के इतिहास को शासनकाल को 30 राजवंशों के शासनकाल में विभक्त किया था, जो पीछे आ चुका है। मिस्र में चौथे वंश के शासकों ने पिरामिडों का निर्माण कराया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मिस्र में पिरामिडों का निर्माण किसने कराया था? तो मिस्र में पिरामिडों का निर्माण जो है चौथे राजवंश के शासकों ने कराया था। सर्वप्रथम फराहो खुफू ने गीजा के विश्व प्रसिद्ध पिरामिड का निर्माण कराया था। माना जाता है कि सक्कारा का पिरामिड भी इसी समय का बना हुआ है। इमहोतेप को भवन निर्माण कला का महान वास्तुकार माना जाता है। जिस प्रकार भारत में विश्वकर्मा भगवान को भवन निर्माण कला का महान वास्तुकार माना जाता है, उसी तरह से मिस्र में इमहोतेप को भवन निर्माण कला का महान वास्तुकार माना जाता है। पिरामिडों में फेराओ की समाधि थी। फेराओ अर्थात वहाँ के राजा की समाधि थी, जिसमें मृत शरीर को मम्मी के रूप में सुरक्षित रखा जाता था। मिस्रवासी आत्मा और शरीर को अलग अलग मानते थे। इनका कहना था कि मृत शरीर इसी लोक में निवास करता है। नेपोलियन के सैनिकों ने नील नदी के रोजेटा नामक किनारों पर खाई खोदते समय एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिसे रोजेटा प्रस्तर कहा जाता है। नेपोलियन ने जब मिस्र पर आक्रमण किया तो नील नदी के रोजेटा नामक किनारों पर वहाँ पे खाई खोद रहा था। खाई खोदते समय उन्हें एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसे रोजेटा प्रस्तर के नाम से जाना जाता है। यहीं से मिस्र सभ्यता अस्तित्व में आई। जो मिस्र सभ्यता का अस्त हो गया था, वह मिस्र सभ्यता जो है नेपोलियन के आक्रमण के समय में अस्तित्व में आई। मिस्र के टालमी नामक राजा ने यूनानी हायरोनाइलाइफिक और डोमेटिक लिपि में लेख अंकित करवाया। स्फिंक्स चौथे वंश का राजा फराओ खुफू ने विशाल मूर्तियों का निर्माण करवाया, जिनका सिर मनुष्य जैसा तथा शरीर शेर जैसा था, जिसे खुफू और मिस्रवासी अबू होल आतंक का पिता कहते थे। इन विशाल मूर्तियों को जनता ने सुरक्षा का चौकीदार हूँ कहा है। अब हम लोग सामंतवादी युग के बारे में देखेंगे। सामंतवादी युग जो है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के समकक्ष माना जाता है। यह अराजकता विदेशी हिक्किसिस आक्रमण का शासनकाल कहलाता है। इस युग का जनक 7वें राजवंश को माना जाता है। इस समय मिस्र की राजधानी थिप्स नगर में थी। इस समय मिस्र में बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ, लेकिन जनता की स्थिति दयनीय हो गई। मिस्र की आंतरिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर सीरिया की सेमेटिक जाति ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। इस जाति ने मिस्र पर आक्रमण करते समय घोड़ों और रथों का प्रयोग किया और विश्व में सबसे पहली बार युद्ध में घोड़ों और रथों का प्रयोग इसी समय किया गया। सेमेटिक जाति ने हाइकांस वंश
सेमिटिक जाति के हाइकांस वंश ने मिस्र में 200 वर्षों तक शासन किया। अब हम लोग साम्राज्यवादी युग के बारे में देखेंगे, जो 1800 ईसा पूर्व से 1090 ईसा पूर्व तक के समकालीन मानी जाती है। 1500 ईसा पूर्व में अल्मोस प्रथम ने हाइकांस वंश के सत्ता को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। इसने सीरिया और फिलिस्तीन पर आक्रमण करके जीत लिया। यहाँ 18वां राजवंश था। यह जो 18वां राजवंश था, जो 1580 ईसा पूर्व से 1350 ईसा पूर्व तक शासन किया। 19वें व 20वें वंश की सत्ता 1350 ईसा पूर्व से 1150 ईसा पूर्व तक रही। 21वां राजवंश 1150 ईसा पूर्व से 945 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह युग पतन के युग के नाम से जाना जाता है। 22वें और 24वें राजवंश का शासनकाल 945 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक चला, जिसे लिविथियन युग के नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो 22वें और 24वें राजवंश का शासनकाल था, वह लिविथियन युग के नाम से जाना जाता है। 25वां राजवंश इथोपियन युग के नाम युग के अंतर्गत आता है, जिनका शासनकाल 712 ईसा पूर्व से 663 ईसा पूर्व तक चला, जिसे असीरियन विजय के युग के नाम से जाना जाता है। 26वां राजवंश 622 ईसा पूर्व से 525 ईसा पूर्व तक चला, जिसे पुनः स्थापना युग की संज्ञा दी जाती है। 525 ईसा पूर्व में फारस ने मिस्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। अब हम लोग वहाँ के कुछ राजाओं के बारे में देखेंगे, जो थटमोस प्रथम का नाम आता है। इसने अपने शासनकाल में अपने आप को दफनाने का स्थान निश्चित कर लिया था। यह इसकी विशेषता थी थटमोस प्रथम का। उसके बाद हतशेपसुत थटमोस प्रथम की बेटी थी, जो मिस्र की प्रथम महिला शासिका थी। इसका शासनकाल मिस्र का स्वर्गकाल कहलाता है। इसने युद्धों के स्थान पर व्यापार को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान दिया। इसके बाद थटमोस तृतीय हतशेपसुत का भाई व पति, जो दुनिया के प्रथम भाई बहन के विवाह का प्रमाण है। मिस्र को जीतकर मिस्र का विजेता बना, जिसे विश्व का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। इतिहासकारों ने इसे मिस्र का नेपोलियन कहा है। इसने अपने साम्राज्य को 55 प्रांतों में विभाजित किया था। इसे अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2 प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति किया था। इसे इतिहासकार विश्व इतिहास का प्रथम सेनानायक, प्रथम विजेता तथा प्रथम साम्राज्य निर्माता मानते हैं। करनाक मंदिर के शिलालेख में इसके विजय अभियान का वर्णन अंकित है। इसने एशियाई प्रदेशों पर 17 बार आक्रमण किया था। प्रधानमंत्री रेख मीर ने इसके बारे में कहा है कि हमारे सम्राट ऐसे थे जिनको सब कुछ मालूम था, हर जगह की उनको खबर हो जाती थी। वह ज्ञान के देवता थे। ऐसा कोई काम नहीं था जिसको वह कर नहीं सकते थे। इसने विजित क्षेत्रों से कर उपज के रूप में लिया, जिसके कारण मिस्र तात्कालिक दुनिया का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देश बन गया था। वह निरंकुश, उदार, सुव्यवस्थित शासक था। इसने अपनी पत्नी के जीवन काल में अपेक्षित रहना पड़ा। क्यों रहना पड़ा? क्योंकि इसकी जो पत्नी शेपसुत थी, वह उसकी सगी बहन थी। अतः फराहो बनते ही इसने अपनी पत्नी का नाम मंदिर और इमारतों से मिटवा दिया था। इसका प्रसिद्ध सेनानायक थुटी था। थटमोस तृतीय की मृत्यु के बाद अमेनहोटेप फराहो बना, जिसके शासन में के समय विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां हावी हो गई थी। इसके बाद थटमोस चतुर्थ फराहो बना। अब अमेनहोटेप तृतीय के बारे में देखेंगे। 18वें राजवंश का यह अंतिम शासक हुआ। इसका विवाह टाई नामक महिला से हुआ। रानी ने शासन कार्य में हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। राजकीय दस्तावेजों पर रानी के साथ फराहों के हस्ताक्षर होते थे। इसके शासनकाल में कला, व्यापार, वाणिज्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। देश दुनिया के व्यापारी एवं राजदूत इसके दरबार में आए। अपने समय का यह सबसे बड़ा कलाकार था। इसे अमेनहोटेप शानदार कहा गया। अब अखनाटन, जिसका शासनकाल 1375 ईसा पूर्व से
1358 ईसा पूर्व तक रहा। अमनहटप तृतीय की मृत्यु के बाद अमनहटप चतुर्थ फराहो बना, जो मानव इतिहास का पहला सिद्धांतवादी शासक था। यह आदर्शवादी फराहो था। व्यवहारिक राजनीति का इसमें अभाव था। प्राचीन इतिहास का यह पहला धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। यह एमन देवता के स्थान पर एटन देवता का अनुयायी था। यहाँ पर ध्यान देंगे, एमन मिस्र का प्रथम देवता था, परंतु अखनाटन ने एटन देवता को साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित कर दिया, जो कि सूर्य का ही एक रूप था। अर्थात हम कह सकते हैं कि एमन जो मिस्र के पहले देवता थे वह सूर्य थे, सूर्य का ही रूप थे। इसने राजधानी थिब्स को हटाकर अखनाटन कर दिया। यह शहर अखनाटन देवता के नाम पर कर दिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है एटन का क्षितिज, जिसे आधुनिक युग में टल अल अमसा कहा जाता है। इसमें एटन देवता से प्रेरित होकर अपना नाम बदलकर अखनाटन कर लिया। अखनाटन का शाब्दिक अर्थ है जो एटन को प्रिय है। इसने एटन देवता की पूजा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कराई, ताकि सूर्य के कोमल और दयालु पक्ष से प्रेरित हो। क्यों कराया? क्योंकि वह चाहता था कि जो लोग जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो दयालु पक्ष है, कोमल पक्ष है, उससे प्रेरित हों और उसे अपने जीवन में उतारे, कोमल बने और दयालु बने। एटन की पूजा के लिए मूर्ति पूजा और पुरोहितों की आवश्यकता नहीं होती थी, इसलिए उसने सूर्योदय और सूर्यास्त की पूजा कराई। एटन की पूजा से एकेश्वरवाद को बढ़ावा मिला, परंतु एमन देवता के पुजारियों ने अखनाटन के इस नई पद्धति का पुरजोर तरीके से विरोध प्रारंभ कर दिया। अखनाटन धार्मिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण शासन के कार्यों में रुचि नहीं लेता था। उस समय एक नई जाति का उदय हुआ जो बहुत ही बर्बर और खुखार थे, जिससे सारी एशिया के साथ साथ अखनाटन की समस्या बढ़ गई। वह जाति हिट्टाइट्स जाति थी, जो 1300 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग किया था, और इस लोहे के प्रयोग के कारण ही इसे सारी एशिया और सारे विश्व के लोग इस जनजाति से डरते थे। अखनाटन विश्व बंधुत्व का प्रथम विचारक और विश्व इतिहास का प्रथम पैगंबर माने जाते हैं। यह संसार का प्रथम आदर्शवादी शासक माने जाते हैं, परंतु इनकी मृत्यु के साथ ही एमन देवता पुनः मिस्र के सर्वश्रेष्ठ देवता बन गए। पुनः थिब्स नगर को राजधानी घोषित किया गया। अखनाटन की मृत्यु के बाद उसका दामाद साक्रेन फराहो बना, परंतु अयोग्य होने के कारण इसे फराहो के पद से हटना पड़ा। इसके बाद अखनाटन का दूसरा दामाद टूटनखाटन फराहो बना, जिसने पुनः थिब्स को राजधानी बनाया। पुरोहितों के दबाव में आकर इसने अपना नाम बदलकर टूटनखाटन रखना पड़ा। इसके बाद इसका भाई फराहो बना, जिसने अखनाटन की धाय टी से विवाह किया, और 1350 ईसा पूर्व में इस राजवंश का अंत हो गया। जो 19वां राजवंश हिक्किस आक्रमणकारी, थिब्स राजवंश प्रथम साम्राज्य का युग। अब देख 19वां राजवंश जो है हरमहाव 19वां राजवंश था। हरमहाव जो थिब्स राजवंश का मेयर शासक था, जिससे पुरोहितों व सेना का सहयोग प्राप्त था, जिसे अखनाटन की पत्नी की बहन से विवाह करके गद्दी का कानूनी अधिकार प्राप्त किया, क्योंकि उस समय महिलाओं को संपत्ति में विशेष अधिकार था और जिसे चाहती थी उसे ही संपत्ति देती थी, और यदि राजकुमार को संपत्ति चाहिए तो वह उसे किसी राजकुमारी से विवाह करना पड़ता था। इस कारण वहाँ पे भाई बहन के विवाह का प्रचलन हुआ। हरमहाव ने पुरोहित वर्ग को आवश्यकता से अधिक समर्थन प्रदान किया। इसके साथ साथ शासन व्यवस्था को पुनः अनुशासित ढंग से पुनर्गठित किया। इसके बाद रेमसेस प्रथम फराहो बना। इसके बाद रेमसेस द्वितीय फराहो बना, जिसने अपने विजय अभियानों में थटमोस तृतीय के समान था, जिसने हिट्टाइट्स राजा मेटला को संधि करने के लिए विवश कर दिया। हिट्टाइट्स राजा ने मिस्र आकर फराहो से मुलाकात की और फराहो की बेटी से विवाह कर लिया। इस प्रकार हिट्टाइट्स और मिस्र का संघर्ष समाप्त हो गया। रेमसेस तृतीय ने मिस्र में 20वें राजवंश की स्थापना की। इसने स्थानीय सेना को संगठित किया और सर्वप्रथम अपनी सेना में भाड़े के सैनिकों को शामिल किया। इसके कारण
ऊपरी तौर पर राज्य सुरक्षित हो गया, परंतु उसके राज्य व उसके पतन का मुख्य कारण बन गया। रमसेस तृतीय ने हिब्रू आक्रमणकारियों को नष्ट कर दिया। इसने सीरिया में प्रसिद्ध एमन देवता का मंदिर का निर्माण कराया। सीरिया में मिस्र का इतना प्रभाव बढ़ गया कि वहां अब लेखन में मिट्टी के तख्तियों के स्थान पर पेपिरस का प्रयोग होने लगा। पेपिरस एक पौधा था जिसकी छाल से कागज बनता था, जैसे ताड़पत्र, भोजपत्र आदि। रमसेस तृतीय के शासनकाल में ही मिस्र की खानों से तांबा निकलने लगा। इसने यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए। इसके समय में पुरोहित वर्ग की शक्ति में इतनी अपार वृद्धि हो गई कि थिप्स नगर में स्थित एमन देवता के मुख्य पुरोहित की मर्जी के विरुद्ध फराहो भी नहीं जा सकता था। 1090 ईसा पूर्व में एमन देवता के मुख्य पुजारी हिरहोर ने 21वें राजवंश की स्थापना मिस्र में किया और मिस्र में फराहो धार्मिक एवं राजनीतिक दोनों ही शक्तियों का सर्वे सर्वा बन गया। अब हम मिस्र की सभ्यता के बारे में देखेंगे, सभ्यता की विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि दुनिया में सबसे पहले मिस्र में ही राजा को देवता माना गया। फराहो को ईश्वर और उसके कर्मचारियों को ईश्वर का नौकर सेवक माना जाता था। देवत्व की इसी भावना के कारण राजकुमार अपने कुल में विवाह करते थे, जैसे प्राचीन शाक्य कुल। पुरुषों या राजकुमारों या राजाओं या फराहों को संपत्ति का उत्तराधिकार स्त्रियों के द्वारा मिलता था। मिस्र में राजकुमार या राज्य के उत्तराधिकारी अपने बहन से शादी करके अपने संपत्ति के हक को मजबूत करते थे, परंतु हिक्किस आक्रमण से मिस्र के फराहो के देवत्व की भावना नष्ट हो गई। उस समय सूडान की खानों से भरपूर या अधिक मात्रा में सोना का उत्पादन होता था। यूनान और लीबिया से भाड़े के सैनिकों की भर्ती की गई, जिन्होंने मिस्र साम्राज्य को रसातल या विनाश करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संसार में किसी जाति को मरणोत्तर जीवन में इतना विश्वास नहीं था जितना कि मिस्रवासियों को था। फराहो का मरणोत्तर जीवन सुख भोगने के लिए उसके शरीर पर नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर मम्मी के रूप में शरीर को संरक्षित रखा गया और इस पर पिरामिड का निर्माण कराया गया। मिस्र का धर्म बहुदेववादी था, जिसमें देवता, मनुष्य और जानवरों की पूजा होती थी। एमन, हॉरेप द्वितीय या अखनाटन ने मिस्र धर्म को एकेश्वरवाद में बदलने का प्रयत्न किया था। मिस्रवासियों का सबसे बड़ा देवता सूर्य था, जिसे मिस्र में एमन होतस कहा गया, परंतु सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध देवता एमन सूर्य था। अखनाटन ने सूर्य को ही एटन के रूप में पूजने का प्रयत्न किया। एमन को गरीबों का वजीर, रखवाला की संज्ञा दिया गया। सूर्य देवता के बाद मिस्रवासी लोग नील नदी की पूजा ओसियस नाम से करते थे और मानते थे। वे नील नदी को हापी और उसके उद्गम स्थल को नुबिया से संबोधित करते थे। मिस्रवासी सर्वप्रथम अपनी बहन का विवाह इसिस विवाह प्रतीक रूप में ओसियस से करते थे, जो मिस्रवासियों के प्रेरणा स्रोत बना। इनका आदर्श पुत्र होरस हुआ। इसी भाई बहन के विवाह के कारण मिस्र में भाई बहन की विवाह की प्रथा प्रचलित हो गई। इसिस की पुत्री पृथ्वी प्रतिनिधि के रूप में हुई। मृत्यु के बाद ओसियस पाप पुण्य का हिसाब करता था। हम लोग देखते हैं कि ओसियस का विवाह इसिस जो भाई बहन से हुआ और इनका पुत्र होरेस और इनकी पुत्री पृथ्वी हुई। मिस्रवासी आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। मिस्र का समाज 3 भागों में विभाजित था। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। पादरी वर्ग को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। मिस्र में गुलामी प्रथा का प्रचलन था, परंतु यह आयाती थे, मतलब अर्थात गुलामों को पशुओं जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता था। मिस्र सभ्यता में स्त्रियों को जो स्थान प्राप्त था, उसकी बराबरी आधुनिक युग में भी नहीं की जा सकती है। इसलिए प्राचीन यूनान के निवासियों ने जब उनकी स्वतंत्रता देखी तो आश्चर्यचकित होकर कहा कि मिस्र की महिलाएं शासन करती हैं। रानी हतशेपसूत और क्लियोपेट्रा महान शासिका हुई हैं। मिस्रवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यहाँ के लोग ऊँट से परिचित नहीं थे। दुनिया के इतिहास लेखन का श्रेय मिस्रवासियों को जाता है। यह मिस्र की सबसे बड़ी विशेषता थी, मिस्र सभ्यता की।
मम्मी मृतकों के शरीर पर विशेष मसालों की सहायता से नाइट्रोजन नामक पदार्थ का लेप लगाकर सुरक्षित रखते थे, जिसे मम्मी कहा जाता था। इस प्रकार हम लोगों ने मिस्र की सभ्यता को देखा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। सबको नमस्ते।